हेलो बच्चों, मैं अभिनव सर। आज के इस वीडियो में मैं हमारा संविधान पढ़ाने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। संविधान की रूपरेखा क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई सन 1946 में कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों पर हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। इसमें कुल 389 सदस्य थे। बच्चे, अगर आप लोग को समझ में आता है तो इसका नोट्स बनाते चलिए, साथ में लिखते चलिए। इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके प्रथम राष्ट्रपति थे। इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। इस समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई। इस समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित किया गया था तथा संविधान को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तभी से हम लोग क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 26 जनवरी 1950 को। और इसे पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित किया गया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा संविधान देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है। जितने देश के सर्वोच्च जितने कानून हैं उसके संग्रह मतलब कलेक्शन को संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है, विशाल संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। हमारे संविधान में अगर कोई संशोधन करना होता है तो समय समय पर संशोधन किया जाता है। बट मूल संविधान में कुल 22 भाग, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने भाग हैं मूल संविधान में? इसको नोट कर लीजिए। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। चलो, मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ बढ़कर हो गई। पहले 8 थीं, अब 12 हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है। अगर हम संविधान की किताब देखते हैं, आप बुक देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना जुड़ा है, प्रस्तावना मिलेगा, जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। क्या कि इसका उद्देश्य क्या है, संविधान बनाया क्यों गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। संविधान की आत्मा है, लेकिन इसका मतलब कि पूरा संविधान है। पूरे संविधान को जो सार है वो प्रस्तावना में है।
संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? हम भारत के लोग, संविधान की इस प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर का समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली वार्ता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारा ये पूरा जो उल्लेख है ये यहाँ से लेकर के ये चीज़ आपको संविधान सभा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। ये प्रश्न पूछता है बच्चों कि 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं वो 1976 में यानी कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। अब अगला पॉइंट है ये प्रभुत्व संपन्न राज्य किसे कहते हैं। भारत की सरकार अंतरिम और बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा जाता है। भारत क्या है? प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्यों? अभी आपने भारत का उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना पढ़ा है, उसमें एक शब्द आया था प्रभुत्व संपन्न राज्य। तो इसका मतलब क्या है? भारत जो है वो सरकार अंतरिम और बाहरी मामलों में अपनी इच्छा के अनुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है। इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा जाता है। कुछ ऐसे भी देश होते हैं जो अपने इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं कहेंगे। अगला शब्द है हमारा समाजवाद। आपने देखा होगा कि अभी समाजवाद शब्द आया था जब हम आपको प्रस्तावना पढ़ा रहे थे। तो समाजवाद का अर्थ है कि सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे। समाजवाद का अर्थ है कि सरकार लोगों की आर्थिक मतलब धन दौलत पैसा कौड़ी, सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करें। इसीलिए सरकार गरीब लोगों को स्कॉलरशिप या फिर जो पढ़ने के इच्छुक बच्चे होते हैं वो कोई एग्ज़ाम निकालते हैं, उन्हें पैसा देती है, जो आरक्षण देती है, इसीलिए ताकि लोग समान हो सकें। अगला पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। ये शब्द भी आया था। राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करेगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। जो संविधान है, संविधान का कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं है। संविधान सभी धर्मों के लिए है और संविधान सभी धर्मों को समान व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म को अधिक सम्मान देगा और दूसरे धर्म को सम्मान नहीं देगा, ऐसा नहीं है। अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भी शब्द आया था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की सरकार जनता के लिए द्वारा चुनी जाती है। भारत की जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। सरकार को हम लोग खुद चुनते हैं वोट दे करके, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। जबकि कई जगह ऐसा होता है कि सरकार अपने आप मतलब जो सरकार के बच्चे हैं वो अपने आप सरकार चलाते हैं, वहाँ पर चुनने का अवसर नहीं मिलता है। जबकि भारत में सरकार चुनने का हमें मौका मिलता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। यहाँ
पर जो राष्ट्रपति है वो भी वंशानुगत नहीं होता है। वंशानुगत मतलब होता है कि एक लोग राष्ट्रपति बन गए तो उनके बच्चे बच्चे के बच्चे हमेशा राष्ट्रपति बनते रहेंगे। ऐसा हमारे यहाँ स्थिति नहीं है। यहाँ पर हर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, सबका चुनाव होता है। अगला पॉइंट है संविधान सभा के प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष। संचालन समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान को समिति को संचालन करते थे। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम के राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री थे। तो झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते जाइए आप लोग। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, सदन समिति पंडित वी पट्टाभिसातारामैया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। आपको अभी मैंने पहले बताया है कि भारत में कुछ अनुसूचियां हैं। कितनी देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको पॉइंट कराया गया था कि 8 अनुसूचियां थीं जो बढ़कर 12 हो गई हैं। इसका मतलब 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं। तो हमें यहाँ अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है। यहाँ हमें कुल 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है। पहले 8 थी, अब 12 हो गई हैं। तो 12 अनुसूचियों के बारे में आपको पढ़ना है। तो प्रथम अनुसूची क्या है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य 28 राज्य, भारत में 28 राज्य होते हैं, एवं एक संघ शासित क्षेत्र 9, मतलब एक संघ शासित जोड़ करके 9 का उल्लेख किया गया है। प्रथम अनुसूची है उसमें 9 राज्यों का उल्लेख किया गया, एक राज्य और एक संघ शासित क्षेत्र, इसका उल्लेख किया गया है। इसको आप नोट करते जाइए। अगला है द्वितीय अनुसूची। इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। दूसरा में जो दूसरा पॉइंट है या जो दूसरा अनुसूची, जो दूसरी अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख किया गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का इसमें क्या है, उल्लेख है। जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने जब शपथ लिया था उसका इसमें उल्लेख है। अगला है चौथी अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है पंचमी अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठवीं अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। क्या कहा गया है छठी में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 7 सिस्टर हैं। भारत के 7 सिस्टर का नाम है, 7 सिस्टर में 4 लोगों का नाम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला पॉइंट है 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं। इसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख है। इससे मूल कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं। अगला पॉइंट है 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम
1951 द्वारा जोड़ी गई। इसका मतलब मैंने बताया अभी कि पहले 8 अनुसूची थी, फिर बाद में संशोधन के द्वारा 1951 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। अब कितने हो गए? 12 नवा जोड़ा गया बाद में। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची अभी मैंने बताया आपको कि यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची क्या है? यह संविधान में 42वें संशोधन 10वीं अनुसूची क्या है? यह संविधान में 92वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अगला अनुसूची है 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। बेटा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और कल के वीडियो में मौलिक अधिकार पढ़ाया जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं और जाति, रंग, धर्म, नस्ल और लिंग के अंतर के बिना इनका उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है।